आवाज़ आ रही है? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो अभी तैयारी प्रीलिम्स या मेंस की भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, राइट? इंटरव्यू वाले कितने हैं जो अपीयर हो रहे हैं? अच्छा, ठीक है। तो हम लोग बहुत वन वे कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे। मेरा यहाँ बहुत ज़्यादा लंबा स्पीच देने का मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग सभी के अपने अपने क्वेश्चंस होंगे। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं पहले। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। मैं 2011 बैच का आईपीएस हूँ। 2011 में मैंने सिविल सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हुआ था विथ ऑल इंडिया रैंक 155। माय ऑप्शनल वाज फिजिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उस समय 2 ऑप्शनल होते थे, अब 1 हो गया है। और इसके अलावा टीचिंग का मुझे बहुत शौक़ है। मैं बट नॉर्मली सिविल सर्विसेज के लिए तो थोड़ा गाइड करता ही हूँ, क्योंकि मैं खुद उस प्रोसेस से गया हूँ। उससे ज़्यादा आई टीच फॉर क्लास 11-12 के बच्चे को मैं मैथ फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। और जब भी फ्री टाइम में एसपी बोकारो था या अलग जगह पे एसपी था, तो थोड़ा समय निकाल के संडे वगैरह को मैं पढ़ाता था बच्चे को। इनफैक्ट मेरा अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चे को 11-12 के लिए इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी कराता है। ठीक है, नया ही अभी जस्ट स्टार्ट किया। तो खैर ये बात हुई। अब आप लोग लिखने का है कुछ क्या? तो मैं बहुत वन वे इसको नहीं रखूँगा। नॉर्मली जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं उनके रिक्वायरमेंट थोड़े अलग हैं। जो अभी प्रीलिम्स मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ठीक है, तब तक हम बोलते हैं। पैटर्न आप लोग को अच्छे से पता है, खास करके वैसे बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू जो जेपीएससी का पैटर्न है, आपको मेंस में कितने ऑप्शनल के पेपर होते हैं या सब्जेक्ट होते हैं? 5। ठीक है, 4 पेपर जीएस का और 1 लैंग्वेज, और इंटरव्यू 100 मार्क्स का। ठीक है, मैं पहले 10 मिनट थोड़ा इंटरव्यू स्पेसिफिक बता दूं। जेपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सिविल यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, इंटरव्यू में एक्सपेक्टेशन सेम है। ठीक है, इंटरव्यू आई पर्सनली फील, मैंने 2 बार सिविल सर्विसेज दिया, अपने अनुभव से मैं बता सकता हूं कि जितने कैंडिडेट से ये बोर्ड निकाल यहाँ से हो जाएगा ये। ठीक है, ये लिखने लायक है या अभी कुछ? अच्छा, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट से मैं पहले जब दिल्ली में खुद तैयारी करता था, तो आई वॉज टीचिंग ऑल्सो, मैं सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाता भी था। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं बस 2-3 चीज़ें बोलूँगा इंटरव्यू में। ट्रस्ट में, ये स्टेज पे आपके नॉलेज को नहीं वो चेक करेंगे। जो एक अनबायस्ड और जो एक न्यूट्रल कभी भी बोर्ड मेंबर होंगे, इस स्टेज पे मैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस स्टेज पे कभी भी वो आपके इंफॉर्मेशन को चेक नहीं करेंगे। हो सकता है आपसे वो कुछ पूछे, जैसे मैं फिजिक्स का था स्टूडेंट, मुझसे फिजिक्स बहुत कुछ पूछा। वो ये नहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि आप उसका आंसर कितना सही दे रहे हो। वो मोर इंटरेस्टेड है कि आप आंसर किस तरह प्रेजेंट करो। देयर इज अ डिफरेंस। मैथोडोलॉजी इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो नॉलेज का चेक आपका प्रीलिम्स में, मेंस में ऑलरेडी अच्छे से कर चुके हैं। मेंस में तो बहुत डेप्थ में कर चुके हैं। तो दिस इज़ नॉट द स्टेज जहां आपके नॉलेज इन्फॉर्मेशन को चेक किया जाता है। इसीलिए आप बहुत जगह देखोगे तो जो वर्ड भी वो जो करते हैं, कौन सा वर्ड वो यूज़ करते हैं? पर्सनैलिटी टेस्ट। ऑफिशियली आप देखिएगा तो इंटरव्यू में दे यूज़ द वर्ड पर्सनैलिटी टेस्ट। सो दिस इज़ द स्टेज जहां वो आपके पर्सनैलिटी को जज करते हैं। ये चीज़ कन्विंस हो जाइए। तो बहुत ज़्यादा फैक्ट फिगर आपको लगेगा कि आपने वहाँ इंटरव्यू में बोल दिया, दैट इज़ इनफ, नो। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि फैक्ट फिगर इज सेकेंडरी, प्राइमरी इज योर प्रेजेंटेशन, नंबर 1। नंबर 2, मेरा मानना है तैयारी के समय बच्चे को हमेशा लगता है कि उसी को सब कुछ आता है। जो बोर्ड मेंबर होते हैं मोस्टली दे आर, हो सकता है सब्जेक्ट नॉलेज में आपसे वो हो सकता है डाउन हो, बट वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, इतने अनुभवी हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी लैंग्वेज से
समझ जाएंगे कि आप सही बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, उनको डाइवर्ट कर रहे हो, उनको चीट कर रहे हो। तो जहाँ तक संभव हो, पहले फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला था कि डोंट गिव मच इम्पोर्टेंस टू फैक्ट। ये सिर्फ मैं पर्सनैलिटी टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, जहाँ तक पॉसिबल हो ट्राई टू स्टिक टू द ट्रूथ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जहाँ तक संभव नहीं है हमेशा वो ब्लंट। मान लीजिए आपसे कोई चीज़ पूछे, एक बहुत टीचर बोलते हैं आप सीधे बोल दो कि हमको नहीं आता है, तो डायरेक्ट ये बोल देना भी ना कि हमको नहीं आता बहुत अच्छा पिक्चर नहीं देता है। तो नो डाउट दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ट्राई टू स्टिक टू ट्रूथ। इसका मतलब यही है कि जहाँ तक संभव हो जितनी आपकी नॉलेज है, जितना आपको आता है उतना ही प्रेजेंट करें। जैसे मान लीजिए आपसे वो कुछ पूछे और आपको नहीं आता है, देन डोंट ट्राई टू बोस्ट। या होता क्या, वैसे में आप फ्लो में ऐसे चीज़ें बोलने लगते हैं जो रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो हमेशा मैं सजेस्ट करूँगा जहाँ तक संभव हो सही फैक्ट ट्रुथ के आसपास रहिए। नंबर 3, जिसको मैं पर्सनली बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ, जो भी, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, नाम नहीं लूँगा। एक इंटरव्यू के बोर्ड में कुछ एक कम्युनल राइट हुआ था इंडिया में 24-25 साल पहले, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। हो सकता है, अगेन मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपका थॉट किसी भी इंसिडेंट को लेके रेडिकल हो सकता है। यू आर एन फ्री पर्सन, आपको लगता होगा कभी कभी नहीं कहीं मारपीट हुई है, सही हुई है, दिस इज़ पॉसिबल, आप ह्यूमन बीइंग हैं। बट उस जगह पे अपने इमोशन को, अपने थोड़े से इस भावना को कंट्रोल करना है। दैट गाइड, उसने मुझे पर्सनली बताया, ही ओपनली सपोर्टेड दैट, जो वायलेंस या जो राइट हुआ था। ही गॉट 45 मार्क्स आउट ऑफ 300। और मुझे लगता है ऐसा नहीं, वो कम पढ़ने में ख़राब तो नहीं होगा, मीन्स क्वालिफाई करके गया, अच्छा हो। बट समटाइम आपका जो आइडियोलॉजी है ना, वो बहुत हद तक आपके सारे मेहनत पे पानी फेर सकता है। फिर होना क्या चाहिए आइडियोलॉजी? इट शुड बी, हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली, गाइडिंग प्रिंसिपल, वो आँख रट के इसका चीज़ नहीं वहाँ बोलना है, बट दिस इज योर गाइडिंग प्रिंसिपल। गाइडिंग प्रिंसिपल मतलब इसने जो बाउंड्री बनाया है उससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं, और बाद में भी नहीं जा सकते हैं। अभी तो आप स्टूडेंट हैं, जा भी सकते हैं। जब हम यहाँ खड़े होइएगा एज ए ब्यूरोक्रेट या पुलिस ऑफिसर, तब तो खैर आप सोच भी नहीं सकते हैं जाना। तो ये इस चीज़ को मैं बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ। बहुत लोग आवेश में आके नहीं सर वो सही है, हो सकता है पर्सनली आप बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम इनिशिएटिव से सहमत नहीं हो, इट्स क्वाइट पॉसिबल, बट यहाँ पे आपका बाउंड्री बहुत क्लियर है, ठीक है। तो 3-4 बेसिक चीज़ें हैं। पहला मैंने बोला फैक्ट फिगर का ये स्टेज नहीं है। दूसरा मैंने आपको बोला बहुत उनको, जो हम लोग के लैंग्वेज में बोलते हैं, बरगलाने की ज़रूरत नहीं है। दे आर मैच्योर्ड दैन यू, आपको लगे ना लगे, दे आर मच मोर टैलेंटेड, मैच्योर्ड, एक्सपीरियंस दैन यू। एंड थर्ड इज़, ये इसके क्रॉस मत कीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका एक एग्जांपल है सेकुलरिज्म। हो सकता है आप लोग में कोई थोड़े से रिजिड हो अपने रिलीजन, अपने थॉट को लेके, कोई हो सकते हैं बहुत लिबरल हो, वो सब वही रखिए, अपने पास ही रखिए। उस 15-20 मिनट में, उस इंटरव्यू के फेज में यू हैव टू स्टिक टू सेकुलरिज्म। हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है। हमारा कंट्री बाकी कंट्री की तरह नहीं है कि एक रिलीजन स्पेसिफिक, तो यू हैव टू स्टिक टू दैट। बहुत ज़्यादा किताब पढ़ना इंटरव्यू के लिए, फैक्ट पढ़ना, हाँ बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब आपसे कोई पूछे झारखंड में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं और नहीं बोलिएगा और बोलिएगा सर वो फैक्ट था, तो हम पर्सनली रहेंगे तो हम तो बहुत ख़राब मानेंगे। जो बेसिक आप जिस स्टेट के हैं, जिसमें आपका सिलेक्शन होना है, कितने ज़िले हैं, अप्रॉक्स पॉपुलेशन क्या है, क्या डेमोग्राफी है, बेसिक चीज़ें आपको पता। कोई पूछेंगे सारंडा किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस में है? वेस्ट सिंहभूम, ठीक है। अब मान लीजिए मैं पूछूंगा आपको तिलैया किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। जो फंडामेंट इस स्टेज में वो ऑलरेडी आपसे प्रीलिम्स मेंस में पूछ चुके हैं, सारे बेसिक चीज़ें आप रिवाइज कीजिए, इन 3-4 चीज़ को फॉलो कीजिए, दैट शुड बी एबल टू फेच यू डिसेंट मार्क्स। लास्ट में जिससे एंड करूँगा, कॉन्फिडेंस इज द की
कम नॉलेज वाले बच्चे बहुत बार अच्छा स्कोर लाते हैं इस स्टेज में इंटरव्यू में। फंबल नहीं होना है, फंबल मतलब हड़बड़ाहट में गलत सलत नहीं बोलना, एकदम रिलैक्स होकर रहिए। आप एकदम इंफॉर्मेशन गलत भी बोल पा रहे हैं, डोंट वरी, बहुत मार्क्स उस पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? ठीक है, मैं इसलिए अभी इसको यहाँ पॉज कर रहा हूँ क्योंकि जितना मैं बताऊँगा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग से अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आई एम गिविंग यू 5-10 मिनट्स टाइम। उसके बाद में इन जनरल कैसे प्रीलिम्स में इसकी तैयारी करूँ मैं उस पर आऊँगा। कोई आप लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके तरफ से कोई क्वेश्चन है? एक चीज़ आप नॉर्मली करते हैं, नॉर्मली जवाब देने समय करते हैं, आप रोक लीजिएगा 10 दिन में, नहीं कर पाइएगा चेंज। मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला 10 डेज। कब से है आपका इंटरव्यू? 10 जून। 10 जून ना? कितना दिन बचा है? 12 दिन। 12 दिन मान लीजिए आप बहुत फास्ट बोलते हो, सपोज समबडी स्पीक्स टू फास्ट, आपको लगता है आप 12 दिन में उसको कंट्रोल कर लोगे? व्हाट यू कैन डू, हम वही बता रहे हैं, बट मॉडरेशन में ठीक है। मतलब अब बोलने समय आदमी ऐसे कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम। मतलब आप थोड़ा इस चीज़ को समझिए। अगर मैं देखूं, मुझे एज ए डिप्टी कलेक्टर, एज ए डीएसपी आपको चुनना है मान लीजिए, तो ये बहुत मैटर करता है कि आप ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे बोल रहे हैं। बट हाँ, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। अब ऐसे थोड़ा डिसेंसी इज़ वन थिंग। अगर लिमिट में हो, मॉडरेशन में हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा आप ये जो वर्ड है ना, ये 25-30 साल बाद आप लोगों का बना है। जिसका जो एज है, मतलब कोई 30 साल का अगर मान लीजिए, तो वो 30 साल का रिजल्ट है, नहीं जाएगा 10 दिन में। बट और ख़राब भी नहीं है, कोई पर्सनैलिटी ख़राब नहीं, बट मॉडरेशन में होना चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए रेगुलर हाथ निकाल के बॉडी लैंग्वेज में बोलते हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू, बट ये प्रयास कीजिए कि वो एक्सेस में नहीं हो। ठीक है? हाँ, इधर कोई पूछ रहे थे। देखिए, सिचुएशनल क्वेश्चन में ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैंने बोला, बाउंड्री। जैसे आप कोई क्वेश्चन मान लीजिए, अभी कोई रिसेंट जो इंडिया पाकिस्तान का मान लीजिए वार है, ठीक है, बट ये ऐसा वार पे क्वेश्चन है कि इसमें स्टैंड आपका क्लियर है, नोबडी विल क्रिटिसाइज दिस वार, यानी ये ऐसा टॉपिक है कि सबका आंसर एक ही टाइप का होगा। बट देयर आर फ्यू थिंग्स, जैसे मुझे अगर सोचने दीजिए, ऐसा कोई क्वेश्चन, कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आप सजेस्ट कीजिए मुझे जो आपको लगता है कंट्रोवर्शियल है। हाँ, नहीं वक्त कोड, ये ठीक है। हाँ, अगेन ठीक है, मैं बड़ा स्टूडेंट की तरह, टीचर की तरह इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। आप उसको सही बोलिए, गलत बोलिए, इट्स योर चॉइस। पहली बात तो आई एम नॉट द पर्सन जो ज्ञान देना आया हूँ कि वो सही है कि गलत है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना, आप अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ को सपोर्ट करते हैं, आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया वो सही है, सपोज यू फील लाइक दैट, तो उसके एवज में आपके पास 3-4 पॉइंट्स होने चाहिए। क्या पॉइंट इसमें दीजिएगा हमको वक्फ बोर्ड में? सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से यही है कि जो बना है वो पार्लियामेंट में एक प्रोसीजर से बना है। ठीक है, अच्छा, अगेंस्ट में भी आप दे सकते हैं, बट मैं वही चीज़ बोल, अगर अगेंस्ट में भी दें और फॉर में भी दें, इसके बाहर मत चले जाइएगा। इसको रिलीजन से मत जोड़ दीजिएगा कि सर एक रिलीजन पे बहुत अच्छा ट्रीट हो रहा है, एक पे ख़राब हो रहा है। नहीं, यू आर ब्यूरोक्रेट, आप वो न्यूज़ रिपोर्टर या आप वो सिविलियन नहीं है कि यू हैव द अथॉरिटी टू स्पीक एवरीथिंग। हो सकता है पर्सनल आपके क्या चल रहा है, अगर आपको लगता है सही है तो आप स्टैंड लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं, जो गवर्नमेंट ने किया गलत है, देन इट मस्ट बी सपोर्टेड विद सम लॉजिक। वहाँ सिर्फ इमोशनल होकर आंसर देना आई वोंट जस्टिफाई। अगर आपको लगता है गलत है, देन यू शुड हैव सम इंफॉर्मेशन कि गलत क्यों है, प्रोसीजर से फॉलो करने के बाद भी जो बना है गलत क्यों है। और ये सब इतने कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव मुद्दे हैं कि बिफोर स्पीकिंग सिंगल वर्ड ना, यू शुड हैव फुल नॉलेज। जहाँ रिलीजन आता है, जहाँ कैस्ट आता है हमारे सोसाइटी में, या तो मत बोलिए, या बोलिए तो बहुत नपातोला बोलिए। तो आपने जो बोला, जो ऐसे क्वेश्चन में, सिचुएशनल क्वेश्चन में, आप यू हैव टू गाइडेड बाय सेकुलरिज्म, यू हैव टू गाइडेड बाय इक्वलिटी। हर चीज़ में हो सकता है आप सहमत नहीं हो, बट अगेन जब जॉब में भी आइएगा तो यू हैव टू प्रिटेंड मेनी टाइम्स। मैं एज ए एसपी अगर मैं देखूँ, मैं 8 साल अलग जिला में एसपी था, मुझे बहुत बार लगता था कि सामने वाला जो आदमी है ही इज़ डूइंग रॉन्ग, बट मैं उठ के उसको पीट नहीं सकता हूँ।
आप पिट सकते हैं एज ए स्टूडेंट, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं चाह के भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट चंदन झा देयर, आई एम होल्डिंग वन चेयर। तो आपका बिहेवियर उस तरह होना चाहिए कि इट शुड रिफ्लेक्ट कि आप एक प्रिंसिपल से गाइड होते हो। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं? कस के थोड़ा बोलिए। नहीं, हम लोग 1-2 मिनट में ये इंटरव्यू वाला जो फेज है उसको खत्म करेंगे एंड वी विल मूव टू जो डिफरेंट अलग स्टूडेंट्स है। ये 1 से 2 क्वेश्चन मैं और अटेंड करूंगा। बताइए। पॉलिटिकल क्वेश्चन में भी यू हैव टू बी पॉलिटिकल न्यूट्रल। आप जब पढ़े होंगे पॉल साइंस या थोड़ा सा बेसिक पॉलिटी, तो ब्यूरोक्रेट को पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना है। क्यों? आप कल होके अगर कोई पुलिस ऑफिसर हैं, कोई सिविल सर्विस के ऑफिसर हैं, तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। हो सकता है पर्सनली आप उस स्कीम से सहमत हो या नहीं हो, ठीक है, बट ब्लाइंड व्हाट आई एम सेइंग, यू शुड बी पॉलिटिकली न्यूट्रल बट कंस्ट्रक्टिव। अगर किसी स्कीम में आपको लगता है प्रॉब्लम है, तो यू शुड हैव दैट मच गट्स कि आप अपने पॉलिटिकल बॉस को उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें, बट डिसीजन उनका है। हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ऑफिसर्स आर गाइडेड बाय द जो पॉलिटिक्स है, बट इफ़ यू आर नॉट एग्री यू हैव द लिबर्टी टू डिस्कस, बट आपका एम है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। यू आर 3 चीज़ होता है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और आप क्या किसकी तैयारी कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर लेजिस्लेचर। आप विधायक MP नहीं बन रहे हैं। यू आर नॉट देयर टू क्रिएट द लॉ, यू आर देयर टू इम्प्लीमेंट द लॉ। तो ये अपना आप बॉर्डर लाइन समझिए। अब हम लोग क्योंकि शुरू, हाँ बताइए व्हाट्स, कौन है यहाँ पे कोचिंग्स के? आप बताइए। मैं इंटरव्यू वाले बच्चे पूछ रहे हैं शुड आई मूव या ठीक। ऑनर्स पेपर, ऑनर्स पेपर मतलब तो उसका रोल मैं समझाने मतलब जो एकेडमिक बैकग्राउंड है। अच्छा, नहीं इंटरव्यू की बात कर रहे हैं ना, एकदम नहीं। इनफैक्ट समटाइम इट्स अदर वे। आप एकेडमिकली बड़े पुअर लेवल पे पढ़े हो, तो मेनी ए टाइम्स आई हैव सीन दैट गिव सिंपैथी टू द बोर्ड मेंबर कि इतने स्ट्रगल करके भी ये बच्चा यहाँ तक पहुँचा है। इस स्टेज पे आने के बाद अब पिछले का सब कुछ इरेज कर दो। आप टॉपर हो कॉलेज के या कॉलेज में आप फेल किए हो, सब भूल जाइए। यू जस्ट 3-4 बेसिक चीज़ और 1-2 यहाँ मॉक तो आपका होगा ही, उसके अलावा जो हॉस्टल में रहते हैं, घर में रहते हैं, 1-2 फ्रेंड्स हैं, होंगे ही 1-2 फ्रेंड्स सभी के। तो आपस में ना, मैं और मेरे रूममेट जब मैं दिल्ली में तैयारी कर रहा था तो हमको ये बहुत हेल्प करता था। आप छोटी छोटी चीज़ें शर्म के मारे भी सबके सामने नहीं बोल सकते हो, बट फ्रेंड के सामने आप सब कुछ बोल सकते हो। तो प्लीज़ वो 1-to-1 मॉक इंटरव्यू आप खुद कीजिए, वो एक चीज़ है। बाकी हाँ जो फॉर्मल होगा वो तो होगा ही। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को लेके क्वेश्चन आ जाते हैं। ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था उस ट्रू, आएंगे ही आएंगे। मुझसे भी मुझसे फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। फिजिक्स मेरा ऑप्शनल था UPSC में। देखिए, अगर आप एवरेज तैयारी किए हो, मतलब पढ़े, आपका सब्जेक्ट क्या था ग्रेजुएशन में? फार्मास्यूटिकल। हाँ, तो वो थोड़ा टेक्निकल पेपर है, दे कैन आस्क यू, बट मुझे वही लगता है उसमें भी मैं जज ऐसे ही करूँगा जो बेसिक क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए अगर मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, मुझसे पूछेगा, आप लोग में कोई है फिजिक्स का स्टूडेंट? एक भी? 2 ग्रेजुएशन किया है आपने? अच्छा, अब फिजिक्स के अगर स्टूडेंट से मैं पूछूंगा, मान लीजिए लॉज ऑफ मोशन, ये तो बाकी भी सुने होंगे जो नहीं फिजिक्स के, वो अगर मैं उत्तर नहीं दे पाऊँ तो दैट्स गिव्स वेरी बैड पिक्चर। कोई बोलेगा सर हम मैथ्स से ऑनर्स किए हैं, उससे हम पूछेंगे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, बेसिक चीज़ तो, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ नॉट द लेवल जहाँ मैं फार्मास्यूटिकल में कैसे दवाई बनती है, कौन सी रिएक्शन है, मतलब बहुत टफ पे, और 10 दिन में आप कर भी क्या लोगे? अगर आप पढ़े हो तो पढ़े हो, बट जो कुछ बेसिक्स हैं, स्पेशली 1-2 चीज़ बहुत कॉमन वो लोग पूछते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल है तो हु इज़ द फाउंडर, किसने स्टार्ट किया फार्मास्यूटिकल, फिर उससे रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड जो रिसेंट इश्यूज़ हैं, बहुत मुझे नहीं पता है। एक तो आपका ये है जेनरिक मेडिसिन वाला, यू शुड बी ऑप्ट फॉर जेनरिक मेडिसिन, यू शुड नॉट ऑप्ट, दोनों के केस में। तो जो बेसिक है वही आप ब्रशअप कीजिए। बहुत ज़्यादा अब सब्जेक्ट को, फार्मास्यूटिकल मैराथन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो बहुत ज़्यादा उसमें मत जाइए।
बट ग्रेजुएशन पेपर का जो फंडामेंटल है दैट यू शुड बी एबल टू आंसर। अगर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि 10 दिन में आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो बेटर है आप नहीं कर पा रहे हो तो बड़ा प्यार से रिस्पेक्ट से बोल दो कि सर मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा। ठीक, हॉबी को लेकर के सवाल है। बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर पूरे रिज्यूमे में मुझे लगता है कि जैसे मेरे केस में था, मैं इसलिए रिलेट करके बता रहा हूँ, मैथ्स पजल सॉल्व करना मेरे केस में था, तो उन्होंने पूछा था उससे क्वेश्चन। फिर कुछ बच्चे, एक बच्चे ने लिखा था चेस, मेरे फ्रेंड ने, उनसे चेस का पूरा हिस्ट्री पूछा था। तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू टेल, आपने क्या लिखा है? एक तो डिबेटिंग लिखा है सर, इसको मैं डिबेटिंग करता रहा हूँ। इसके अलावा हम लिखना चाहते हैं, मतलब अभी राइटिंग। हाँ, अभी नहीं है वो, मतलब इसमें डैप नहीं भरा जाता है जेपीएससी में। ठीक, बट आपने कुछ तो वहाँ रिटर्न में, आप उस समय उनके पास नहीं रहेगा, किसी स्टेज में उनको ये नहीं पता होगा, जो होगा वही पूछेंगे आपसे। तो फिर वैसे केस में तो और अच्छी बात है, प्लीज़ वही चीज़ बोलिए जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हो। मैं तो ऐसे ऐसे बच्चे को जानता हूँ, क्योंकि मैंने दिल्ली में बहुत पढ़ाया भी है यूपीएससी के लिए, ऐसे बच्चे को जानता हूँ जिन्होंने डांस लिखा कि मैं डांस करता हूँ, कितना करता था वो मुझे भी पता है, लिखा। प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब डांस पे क्वेश्चन पूछेगा तो ये थोड़ी पूछेगा आप डांस करके दिखाओ, उससे पूछा इंडिया में कितने टाइप्स के डांस हैं, कुछ साउथ इंडियन का अलग है, कुछ नॉर्थ इंडियन का, उसमें इतने डिटेल में वो घुस गए। तो दे शुड नॉट फील कि आप एकदम बोगस टाइप लिखे हो। अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, जैसे मैं लिख दूँ डांस, तो मैं एक वर्ड नहीं बोल पाऊँगा। तो जो एक्चुअल में आपका है, जिसमें आपको लगता है यू कैन फेस सम क्वेश्चंस, वही लिखिए। सर स्ट्रैटेजिक इश्यूज पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट रहा है। हमको कई लोगों ने कहा जो क्वालिफाइड, बट ये जो दूसरा जो पॉइंट आप बोल रहे हैं ना, उसका एम्बिट बहुत बड़ा है। रिस्की प्रोफेशन, रिस्क, वही मैं बोल रहा हूँ, अब उसका एम्बिट बहुत बड़ा है। जैसे मान लीजिए कोई बोलेगा कि स्टोरी टेलिंग, थोड़ा मोड़ा मिलता है स्टोरी टेलिंग, तो उसका एम्बिट बहुत बड़ा है और उससे बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स में प्लस माइनस नहीं आना है। तो बेटर है वो चीज़ बोलिए जिसमें आप एक्चुअल में कंफर्टेबल। हॉबीज़ वैसे भी यहाँ से होता है, हॉबीज़ यहाँ से नहीं होता है। जो आपको हार्ट से आता है, जो आपके दिल में है, वो चीज़ बोलिए। और एक ही दो चीज़ बोलिए, उनको आप बहुत पॉइंट्स मत दीजिए टू ग्रिल यू। ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ उनके पास पहले से है टू ग्रिल यू। क्या था आपके केस में, ये वैलिड है? अच्छा, तो मर्चेंट नेवी तो एज फार एज आई नो इट्स हाईली पेड जॉब, मतलब एज कम्पेयर टू, तो वो पूछेंगे वो छोड़ के आप क्यों आना चाहते हो? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कहाँ से किया आपने? कलकत्ता, ठीक है। क्योंकि मेरा भी टीएस चाणक्य में सिलेक्शन हुआ था, इसलिए मुझे वो चीज़, टीएस चाणक्य आप जानते होंगे, मुंबई, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, खास करके उनसे ही ज़्यादा पूछा जाता है जो टेक्निकल बैक। आप लोग कितने लोग हैं टेक्निकल बैकग्राउंड, मतलब इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, इन सब से, इनसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भाई आप इंजीनियरिंग छोड़ के, इनफैक्ट समटाइम दे टेक इट अदरवाइज। मैंने जो देखा है अदरवाइज मैंने कि तुम उसका भी सीट ख़राब किए, और अगर अनफॉर्चुनेटली आप आईटी वगैरह से ऐसे कॉलेज से निकल गए, तब तो फिर वो बहुत ग्रिल करते हैं कि तुम आईटी का भी एक सीट ले लिए। अब दैट इज़ नॉट द प्लेस जहाँ उनको आप क्रिटिसाइज करो, बट इसमें आंसर वही होगा। आप उसको भी निगेटिव में मत पोर्ट्रे कीजिए कि टीएस चाणक्य या मतलब नेवी इंजीनियरिंग ख़राब था, मर्चेंट नेवी बहुत ख़राब था। नो, यू शुड नॉट क्रिटिसाइज। आपका फोकस होना चाहिए सर मैं वहाँ था, आई वॉज डूइंग गुड, काम अच्छा था, बट ये जो अपॉर्चुनिटी, नटसेल में यही, जो सिविल सर्वेंट का जो एम्बिट है, जो अपॉर्चुनिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा है। मर्चेंट नेवी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने फैमिली तक ही सीमित था। आप अच्छी जॉब करके, आप मान लो आईटी से पढ़े हो, 50 करोड़ कमाते हो, आप किसका किसका भला कर सकते हो अपने सैलरी से? अपना, फैमिली का, उसके अलावा डायरेक्ट में। अब हमको फिर आप लॉजिक दोगे सर हम टैक्स भरते हैं, तो दैट इज डिफरेंट। आपके जॉब से हु आर डायरेक्टली बेनिफिटेड, यू, योर नोन, योर फैमिली। इस जॉब में आ जाओ, आप मान लो डीएसपी हो, मैं पुलिस में हूँ तो पुलिस का एग्जांपल ज़्यादा दे रहा हूँ, डीएसपी हो, आपके एक एक्शन से इट विल हेल्प दोज पीपल जिसके आप कोई नहीं लगते हो। तो एम्बिट जो इस जॉब का है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। उसको क्रिटिसाइज मत करना। हम बहुत सपोर्ट नहीं करते हैं कि सर आईटी में थे वो फालतू जॉब था, नहीं। हो सकता है तब तुम 4 साल बाद इस जॉब को ही फालतू बोलोगे। मुझे अच्छा लग रहा था सर, बट उसका बहुत दायरा कम था और इसका दायरा बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई आई थॉट आई शुड ट्राई फॉर इट।
हाँ देखिए, वो ऐसा क्वेश्चन है जिसका बहुत रेडीमेड आंसर देना मुश्किल है। आपको किसी न किसी तरह उसको जस्टिफाई करना होगा। जैसे इंजीनियरिंग के केस में होते हैं 4-5 साल तैयारी में लगती है, नेचुरल है, तो वो टफ है। मतलब पहली बात तो एग्री कि उसका रेडीमेड आंसर नहीं, बट कुछ आपको बोलना पड़ेगा। जैसे सर मैं जो टीचिंग में इंगेज था, झूठ भी पूरी तरह नहीं बोलना है, बट आप सीधे ये बोल दोगे कि सर मैं 5 साल एकदम बैठा था, तो वो लोग उसको बहुत अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो यू हैव टू डिमोस्ट्रेट कि सर मुझे तैयारी करनी थी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता ही है, बट हमने वेस्ट नहीं किया, उस समय भी हम इन कुछ चीज़ों में इंगेज थे। बट दिस इज वन क्वेश्चन जिसमें हम आई फील कि बहुत ज़्यादा कोई बेस्ट आंसर मैं नहीं दे पाऊँगा। गैप को लेकर अगर वो निगेटिव है तो इट्स रियली डिसएडवांटेजेस फॉर यू, बट अगर पूछते हैं तो यू हैव टू एक्सप्लेन विथ सम रैशनैलिटी कि अपने गैप क्यों लिया, आपको लेना क्यों पड़ा। आई थिंक अगर हो गया तो जो बच्चे हाँ सर जैसे आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल रहे हैं, बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अब वैसे भी जेपीएससी मतलब आप झारखंड में तो इंग्लिश तो खैर चलिए ठीक है, हिंदी तो चलती ही है, इंग्लिश एकदम मिक्स करके। बट अगेन अगर आप शुद्ध हिंदी में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं शुद्ध हिंदी में नहीं बोल सकता हूँ, आई नो माई डिमेरिट। और मोस्ट वाली आप लोग में भी कोई बच्चे ऐसे नहीं हैं जो पूरे के पूरे अपने स्पीच शुद्ध हिंदी में दे दें, ठीक है, तो मिक्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, इट्स नॉट एन इशू। बट अगर आप एक लैंग्वेज में, प्रेफरेबली हिंदी में अगर आप बोल सकते हैं जहाँ तक बोलिए, बट कुछ चीज़ें टेक्निकल है। अब जैसे मैं बोलूँगा यूनिवर्सिटी, आप उसको विश्वविद्यालय तुरंत आपको स्ट्राइक नहीं करेगा, ठीक है, बहुत चीज़ में टेक्निकल चीज़ में तो करेगा ही नहीं आपको स्ट्राइक, ठीक है, इसीलिए आप बोल सकते हैं, बट स्टिक कीजिए अगर हिंदी। ऑब्वियसली सबका तो मेन लैंग्वेज क्या है, आई थिंक बोलने में नॉर्मली पब्लिक डीलिंग में आप लोग कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हिंदी, स्टिक टू दैट। बट कहीं अगर टेक्निकल चीज़ है तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। एक बार मुझे बताइए इसमें क्या होता है, आपको इंटरव्यू के समय यू हैव टू गिव वन लैंग्वेज। हाँ, लैंग्वेज किस चीज़ के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, दोनों के लिए। तो आपका बोलना है अगर आपने इंग्लिश दिया है तो हाँ बिल्कुल। देखिए अगर आपने इंग्लिश दिया है तो मैं आपके केस में दूसरा चीज़ बोलूँगा, यू ट्राई, आपने दिया है इंग्लिश तो दिया होगा तो सोच समझ के, आप तो नींद में नहीं भरे होगे ना फॉर्म, आपकी इंग्लिश तो ठीक ठाक होगी। तो अगर आपने इंग्लिश दिया है तो बहुत ज़्यादा हिंदी में डिविएट मत होइए। बट मैं वही बोल रहा हूँ, इसको ये बोलते हैं ना, वो इसको प्रतिष्ठा मत बना लीजिए कि आपने इंग्लिश दिया और 2 लाइन हिंदी बोल दी तो पैनिक हो गए। इस स्टेज में मैं आपके लैंग्वेज पे, नॉलेज पे बहुत ज़्यादा आपको जज नहीं करूँगा, मैं जज करूँगा आपके थॉट पे। आपका मेरा है कि क्या आप सिविल सर्वेंट बनने लायक हो या नहीं। आपको जापानी तो नहीं बोल रहे हो ना, ऐसा भाषा तो नहीं बोल रहे हो ना कि इंडिया के लोग, झारखंड के लोग नहीं समझेंगे, बट जो कि आपने इंग्लिश भरा है तो उसको ऑब्वियसली प्रायोरिटी दीजिए। हाँ बताइए। आपने क्या दिया है फर्स्ट में? अच्छा, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। देखिए वीडियो का जितना मैं समझा हूँ अपने अनुभव से, वीडियो आपको स्ट्रक्चर पता है, सबसे ऊपर होता है स्टेट में क्या होता है स्ट्रक्चर, पोस्ट की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, जगह की, रेवेन्यू वाइज सबसे बड़ा एरिया क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट से ऊपर प्रमंडल, कमिश्नरी, सबसे ऊपर होता है कमिश्नरी, हेडेड बाय कमिश्नर, देन डिस्ट्रिक्ट हेडेड बाय कलेक्टर, देन सब डिवीजन, देन ब्लॉक। तो जैसे हमारे पुलिस की बात कीजिए तो यूनिट है, इट स्टार्ट्स विथ थाना, देन सब डिवीजन, देन डिस्ट्रिक्ट, देन रेंज। हमारे में 2 होता है डिस्ट्रिक्ट से ऊपर, एक रेंज एक जोन। सिविल में दोनों को मिला के एक होता है जो आपने बोला कमिश्नरी, ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ डीआईजी का पोस्ट होता है और आईजी का, सिविल में नहीं होता है, सिविल में एक ही होता है कमिश्नर, ठीक है। तो वीडियो का जो मेन काम है, जितने डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं सरकार के, उसको कार्यान्वित करना ग्राउंड पे। आपके पैरेलल एक पोस्ट होता है सीओ, सीओ मतलब हिंदी में अंचल पदाधिकारी। बहुत जगह कम ऑफिसर होते हैं तो एक ही को दोनों का चार्ज मिलता है। सीओ डील्स मोस्ट विथ रेवेन्यू, इसीलिए सीओ जो है वो रेवेन्यू मिनिस्ट्री के
अंदर आता है, वीडियो ग्रामीण, ठीक है, क्योंकि आपका मेन काम है एज ए वीडियो उस एरिया, उस ब्लॉक का डेवलपमेंट इंश्योर करना, ठीक है। चीज़ें कितनी भी ऊपर से आएँ, चीज़ें केंद्र सरकार की हो, अगर केंद्र सरकार का कोई स्कीम लीजिए, नाम बताइए, ठीक है, नरेगा केंद्र सरकार का ही है, अल्टीमेटली वो पब्लिक को देना है। आपको किसको देना है नरेगा का पेमेंट? पब्लिक को, जो डिजर्विंग है। इट ऑल कम्स टू द ब्लॉक लेवल, जो सारे डेवलपमेंटल स्कीम को इंश्योर करना है। तो अगर आपने जेएस दिया है तो आपको यही देना है कि ये डेवलपमेंटल काम देखते हैं और उस लेवल पे देखते हैं जिस लेवल पे एक्चुअल में डेवलपमेंट होना चाहिए। यू गॉट द पॉइंट? जेपीएस मतलब पुलिस सर्विस। तो अब तो क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा, बट आंसर तो आपको सोचना होगा कि आपने जेपीएस, जैसे मेरे, अच्छा ये मैं बताना भूल गया, मेरा पहला चॉइस आईपीएस था, माई फर्स्ट चॉइस वाज आईपीएस। तो मुझसे भी पूछा था, मुझसे ये पूछा था, तो मेरे केस में बहुत जो सिंपल आंसर यही था कि अगर आईपीएस में मैं नहीं आता तो मैं सर्विस में नहीं आता। मुझे दूसरे, मैं इससे 10 गुना ज़्यादा पेइंग जॉब में काम कर रहा था उससे पहले टीचिंग में, मुझे आईपीएस में आना था। तो अगर आपका जो आंसर है, ये पूछेंगे ही मेरे हिसाब से, क्योंकि पता नहीं, मतलब जेपीएससी में क्या नॉर्मल ट्रेंड है सिविल को ऊपर रखने का। यू गॉट द डिफरेंस? नॉर्मली पब्लिक सिविल अथॉरिटी जो है उनको ऊपर रखते हैं, बट मुझे लगता है जेपीएससी में बहुत बार आई हैव हर्ड, इनफैक्ट बीपीएससी में भी, कि लोग पुलिस को ऊपर रखते हैं। आई थिंक एक रीज़न तो है कि आपकी ज्वाइनिंग सब डिवीज़न लेवल पे होती है, राइट? ये एक प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि भाई आपने पुलिस में क्यों ऊपर दिया है, सिविल को क्यों नहीं ऊपर दिया। तो आपका आंसर क्या है? इट मे हेल्प अदर्स। ठीक है, देखिए सही आंसर यही है, ठीक है। आप वहाँ कुछ भी बोलिए, वी ऑल नो कि वी आर फैसिनेटेड बाय यूनिफॉर्म, सच्चाई यही है। अदरवाइज बहुत अच्छा आंसर आप क्रिएट और कर सकते हैं, फ्लावरी आंसर, बट सही मेरे केस में यही था। मैंने एक मूवी देखी, उससे पहले मुझे सिविल सर्विसेज में जाने का मन नहीं था। मैंने 2004 में एक मूवी देखी, मैं उस दिन से जो मोटिवेटेड हुआ, आज तक, आज भी मुझे अगर दोबारा ये एग्ज़ाम देने को बोला जाए तो मेरा फर्स्ट चॉइस पुलिस सर्विस होगा। आई एम मोर देन सेटिस्फाइड विद दिस सर्विस, ये मैं बड़ा क्लियर बता दूँ। इससे ज़्यादा पब्लिक के हेल्प करने का, पब्लिक के लिए काम करने का कोई सर्विस नहीं है। नो डाउट सिविल हैज़ देयर ओन बेनिफिट, हम कंपेयर नहीं कर रहे। तो मेरे भी वही थी, मुझे यूनिफॉर्म अट्रैक्ट किया। उसके अलावा बट सिर्फ ये बोलना मेरे हिसाब से इनफ नहीं है। तो यू हैव टू गिव कि जो लॉ एंड ऑर्डर है मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है, उसका चैलेंज। प्लस अभी इमर्जिंग सिनेरियोज में सिर्फ अब वो डंडा और बंदूक वाला ज़माना नहीं है, हाईटेक साइबर क्राइम आ रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी आ रहे हैं, इन सब में मुझे इंटरेस्ट है कि मैं इस पर काम करूँ। एक तो वही होगा, आपका फॉर्मल जॉब में थे या कोचिंग में? हाँ, तो फिर सरकारी हुआ ना, फिर भी फॉर्मल जॉब है। तो कुछ एक तो ये बोल सकते हैं कि भाई आप टीचिंग छोड़ के इसमें आना चाहते हैं, जो वो तो सबके लिए एप्लीकेबल है कि क्यों आना चाहते हैं। दूसरा, उससे रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं, जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, कस्तूरबा गांधी जो आप बता रहे हैं, उसके मॉडल को थोड़ा समझ लीजिए, क्या मॉडल है, क्या समटाइम अगर कोई ऐसा आदमी आ गया, इंटरव्यू में बोलना नहीं चाहिए, कब कौन किस दिमाग के आदमी सामने बैठ जाते हैं। अब उस वर्ड जो है कस्तूरबा गांधी जो एक वर्ड है, हो सकता है उस पर वो आपसे फिर ले जाएं। जैसे मेरे केस में हुआ था, पहला अटेम्प्ट में अनफॉर्चुनेटली मेरे मुंह से एक वर्ड निकला, दिल्ली मेट्रो, 2010 की बात है। अब मुझे वो 7-8 मिनट दिल्ली मेट्रो पे इतना ग्रिल किए, नोबडी वाज प्रिपेयर्ड। इनफैक्ट मुझसे तो यहाँ तक पूछा गया था कि दिल्ली मेट्रो का टोटल ट्रैक का लेंथ कितना है, बट मुझे ये पता था कि मैं आंसर सही दूँ या चुप रहूँ, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दैट आई वॉज श्योर, इसलिए मोटा मोटी आई कंपोज्ड। नॉर्मली बच्चे पैनिक हो जाते हैं, बट मैं फिर बोल रहा हूँ, इस स्टेज पर आपके इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा जज नहीं किया जाएगा। कर लीजिए, वी हैव 15 मिनट्स, 2 बजे मुझे चूँकि निकलना है, तो 142, 18 मिनट्स बाकी है। या तो आज जो बच्चे प्रीलिम्स मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको पैटर्न अच्छे से पता है। पेपर 1 प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, 1 इज़ जीएस इन जनरल। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो इस पर इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, उनसे संख्या मुझे पता चल जाएगा। हाँ, तो काफ़ी चंक है। प्रीलिम्स पता है आपको 2 पेपर हैं,
एक पेपर 1, पेपर 2, क्या डिफरेंस है? पेपर 2 इज स्टेट स्पेसिफिक। फिर आपको मेंस पता है 4 पेपर जीएस के हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है, और उसके बाद फिर इंटरव्यू। अब मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, जो प्रीलिम्स मेंस की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ बॉल इज इन देयर कोर्ट, आप पूछिए, जैसे आप अपने क्वेश्चंस पूछिएगा आई कैन आंसर इट। उससे पहले जितने लोगों का मॉक इंटरव्यू है, आप लोगों का सबका क्वेश्चन क्लियर हो गया? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। ये क्वेश्चन शायद आपने पूछा था, सिचुएशनल क्वेश्चन में कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हो सकता है अभी स्टेट के ही, जैसे मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ, कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है कि सेंटर ने कोई रूल बनाया, जैसे अच्छा अभी एक रूल आपने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो बाउंड टाइम फ्रेम वाइज, कितने समय में उनको देना है। ये पूछ सकते हैं आप इससे कितना एग्री करते हैं। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग में कितने लोग को लगता है कि वो जो ऑर्डर था वो दैट शुड बी होना चाहिए? कारण क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सर वो गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के कॉन्टेक्स्ट में था। कई बार ऐसा होता है कि बिल को लेकर के बैठे रह जाते हैं और इसकी वजह से टाइम ओवररन, कॉस्ट ओवररन और इस तरह से डेवलपमेंटल प्रोसेसेस भी हैम्पर होता है। कई बार गवर्नर जो है ही एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर और उसके वजह से वो स्टेट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो बट गवर्नर इज इंडीड एजेंट ऑफ सेंटर, गवर्नर तो है ही सेंटर के एजेंट, मतलब डोंट टेक इट इन नेगेटिव मैनर। गवर्नर जो है वो सेंटर और स्टेट के एजेंट को मैं पॉजिटिव टर्म में बोल रहा हूँ, नॉट इन ए नेगेटिव सेंस। एजेंट गवर्नर, आप जो बोल रहे हो वो एक पहलू है, आई फुल्ली एग्री, इट्स डिबेटेबल। अगर दूसरे पक्ष वाले, बाकी लोग को क्या लगता है गलत है? हाँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब न्यूट्रल होके एकेडमिक डिस्कशन, आप बोल रहे हैं कि समय पे हो जाना चाहिए। कल हो के अगर कोई एग्जीक्यूटिव ऐसा लेजिस्लेचर रूल बना दे कि आपको 1 महीना में कोर्ट में जजमेंट दे देना है, ठीक है, मान लीजिए कल लेजिस्लेचर ऐसा रूल बना दे कि किसी केस का 1 साल में जजमेंट आपको देना है, डू यू थिंक इट विल बी वेल टेकन बाय जुडिशियरी? क्यों? इंडिपेंडेंस ऑफ नहीं, मैं वही नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि आप इसको वन वे मत सोचो ना, ठीक है, डिले किसी चीज़ में सही नहीं है। आप अगर किसी चीज़ को लेके बैठे हो, बट उसमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने रिप्लाई भी किया है, अगर आप लोगों ने पढ़ा, क्या लिखा है कंटेंट, कि क्या आप सक्षम हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय महोदया को बताने के लिए। तो इट्स प्योरली टेक्निकल, मैं ये बोल रहा हूँ। रही बात अगर आप उस पर डिस्कशन करो सही गलत, तो 2 पॉइंट उधर से है, 2 पॉइंट इधर से है। तो मैं बोलूँगा ना कि आप भी इंश्योर कीजिए ना कि आप 2 साल 1 साल में। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये लॉजिक को मैं एकदम बाई नहीं करूँगा। मुझे दूसरे कंट्री से मतलब क्या है, मुझे ये बताइए। बगल में पाकिस्तान है, दे फॉलो वन रिलीजन। मैं किसी कंट्री पे नहीं बोल, डू वी, तो क्या शुड वी फॉलो देम? माई क्वेश्चन इज, अमेरिका, हर जगह जुडिशियरी की अथॉरिटी अलग अलग है। अमेरिका में जुडिशियरी बहुत पावरफुल है, इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट हैं उनके कुछ रूल बनाते हैं, अभी बनाया हार्वर्ड वाला, और जिसने कैंसिल किया वो वहाँ के टॉप जज नहीं थे। तो फिर वाई वी शुड इम्बाइब, मेरा ये बोलना, मैं किसी के मॉडल को क्यों मानूं? कौन सा दुनिया में कंट्री है जिसमें हजारों रेस, हजारों रिलीजन, हजारों कास्ट के लोग रहते हैं? अब बताइए हमको। जितने हम लोग डाइवर्सिफाइड हैं, मेरा अलग जो जेनेटिक होगा, जो रेस है, आपका अलग है। कौन से कंट्री है वर्ल्ड में? तो कैन वी हैव द सेम रूल फॉर ऑल द कंट्रीज? पाकिस्तान में मोस्टली लोग एक रिलीजन को मानने वाले हैं, तो उनके लिए कोई रूल बनाना इजी है। व्हाट आई एम सेइंग, हम दूसरे कंट्री पे, मेरा बस बोलना है ये एक प्योरली लीगल मैटर है सर, जिसके दोनों पहलू हैं। आप अगर जुडिशियरी के पॉइंट ऑफ सोचिए तो यू हैव मेनी वैलिड पॉइंट्स। आप अब आइए सिर्फ लीगलिटी पे। तो अब ये बताइए कि क्या, बेसिक क्वेश्चन है, क्या जुडिशियरी ऑथराइज्ड है डिक्टेट करने के लिए? पर उनका तरफ से आंसर है कि भाई जुडिशियल रिव्यू हमेशा हम कर सकते हैं। आप कोई रूल बनाइए
फाइट तो इसी चीज़ को लेके है ना कि भाई मेरे द्वारा बनाया गया रूल जो प्रोसीजर से बना है, क्या आप उसको रिव्यू कर सकते हैं कि नहीं। फिर एक वो हो सकता है कि आर्टिकल 361 में जो इम्प्यूनिटी है गवर्नर और प्रेसिडेंट ये कह सकते हैं कि ये जो इम्प्यूनिटी है, आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर माय ऑफिशियल एक्ट्स। इस बेसिस पे कोर्ट हमको ये नहीं कह सकता है डायरेक्ट। नहीं, बट वो जो आप बता रहे हैं, आई मे बी रॉन्ग, मुझे बहुत याद नहीं, बट वो क्या उनको जो ये मिला इम्प्यूनिटी वो हर चीज़ में मिला हुआ है ऑफिशियल एक्ट्स के लिए, सारे ऑफिशियल एक्ट्स के लिए। तो फिर इफ दिस इज द केस, फिर तमिलनाडु वाले गवर्नर वाले केस में क्यों नहीं है वैलिड ये चीज़ हुआ। हाँ एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ, आप कुछ भी रूल बनाओ, दे हैव द ऑथोरिटी फॉर जुडिशियल। और मैं इसका कोई आंसर नहीं दे पाऊँ, ऐसा नहीं कि मेरे पे बहुत विद्वान हूँ कि मैं आंसर दे के निकलूँगा, कि उतना ही कंफ्यूजिंग है जितना 1 घंटा पहले था। बट एज ए स्टूडेंट, एज ए कैंडिडेट, यू शुड रीच टू सम कंक्लूजन। आप ये बोलोगे कि ये भी नहीं बोलना है नहीं सर जुडिशरी बहुत अच्छा है, नहीं सर जुडिशरी बहुत ख़राब है, नो, आपको सबके साथ काम करना है। ये करना है कि सर मुझे लगता है कि ये अगर आप ये फील करते हो कि गलत ऑर्डर है, तब मैं बता रहा हूँ सर ये गवर्नर और ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो भी हैं उनका डिस्क्रिशन है, इसको टच जुडिशरी नहीं कर सकती है। जिनको लगता है सही है देन यू कैन गिव आंसर, नहीं सर मुझे लगता है जुडिशरी एक्ट्स एज ए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको इंटरप्रिटेशन का उनको पावर है। झारखंड लास्ट लाइन क्या बोला, अंडर देखिए हायरार्की में है, नीचे हमारे सबसे नीचे में पुलिस स्टेशन होता है हेडेड बाय एसएचओ, ठीक है, जो सब इंस्पेक्टर रैंक के भी होते हैं और इंस्पेक्टर रैंक के। बड़ा थाना है तो इंस्पेक्टर, छोटा थाना है सब इंस्पेक्टर। उसके ऊपर डीएसपी नहीं, उसके ऊपर डीएसपी नहीं, तो उसके ऊपर एक पोस्ट होता है सीआई, सर्कल इंस्पेक्टर। 3-4 थाने मिला के एक सीआई होते हैं। देन कम्स डीएसपी। डीएसपी को बहुत जगह डीएसपी भी बोलते हैं, बहुत जगह एसडीपीओ भी बोलते हैं। रैंक वाइज बोथ आर सेम, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। उनका मेनली काम है केसेस का सुपरविज़न करना, नीचे के अथॉरिटी को डायरेक्ट करना, और एसडीपीओ के ऊपर है एसपी। बट हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में जो सबसे ज़्यादा अथॉरिटी दी गई है पुलिसिंग में वो एसपी को दी गई है, अपने ऊपर से भी ज़्यादा, मतलब अपने सीनियर से भी ज़्यादा। अगर एज ए कोई डीआईजी कोई डिसीजन लिया जाता है तो नॉर्मली इट डजंट हैपन, बट एसपी हैज़ द ऑथोरिटी कि उनको वो एक्सेप्ट ना करे। तो पावर सबसे ज़्यादा लाई करता है फील्ड में एसपी के पास। हाँ सर, आपने कहा कि डीआईजी साहब अगर कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं और इनके पास ये डिस्कशन है कि कई बार तो सर ये इनसबऑर्डिनेशन का मामला हाँ, तो ये उतना ही कंफ्यूजिंग है जितना जुडिशरी वर्सेस प्रेसिडेंट का इशू है। मैं इसका जवाब देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी सीनियर ऑफिसर ने डीआईजी/आईजी ने किसी को सस्पेंड कर दिया ऑफिसर को, मैं इसे समझाता हूँ। नॉर्मली हमारे यहाँ प्रोसीजर क्या है, अगर मैं सस्पेंड किया, मैं डीआईजी हूँ, मैं सस्पेंड कर दिया, ये मैं फील्ड की बात बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट की, उसके बाद सस्पेंड हो गए। एक हमारे यहाँ होता है डीओ, मतलब सस्पेंशन के बाद उसको डायरी में आप ऐसे समझिए कहीं पे नोटिफाई करना है, वो पावर सिर्फ इनको है। तो बहुत बार क्या है कि सीनियर ऑफिसर ने कर दिया सस्पेंड, बट ये क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे ही नहीं, और जब तक ये नोटिफाई नहीं करेंगे वो इफेक्टिव नहीं होगा। 99% केस में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। नॉर्मली जो डीआईजी बोलते हैं एसपी एक्सेप्ट्स दैट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑथोरिटी। तो पावर लाइज विद दिस चेयर, ठीक है। उसके बाद डीआईजी हैं, आईजी हैं, फिर उसके ऊपर एडीजी हैं, और सबसे ऊपर डीजीपी, ठीक है। एसपी हमारा, मुझसे पूछिए तो पुलिसिंग में 3 लेयर पे पावर है। सबसे ऊपर में डीजीपी, देन एसपी, एंड जो मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल जिसको मैं मानता हूँ दैट इज एसएचओ। एसएचओ मतलब थाना प्रभारी। दिस इज द हायरार्की। क्यों? क्योंकि आप नॉर्मली एसपी को भी कुछ बोलिए मिलिए तो फ़ोन इन्हीं को जाएगा, मतलब बोला काम करने इन्हीं को जाएगा। नो डाउट पुलिस में अच्छी बात क्या है, जिसके लिए मुझे और रीज़न पुलिस से थोड़ा और लगाव है, पुलिस में इनडिसिप्लिन के लिए बहुत अच्छा पनिशमेंट है। दिस पर्सन कैनॉट अफोर्ड टू डिफाई एसपी। एसएचओ कैनॉट अफोर्ड टू डिफाई, मतलब उसको रिजेक्ट करने का वो सोच भी नहीं सकता, बिकॉज सारे जो डिसिप्लिनरी और बाकी पावर है वो इसी आदमी के पास है। तो एसएचओ हमेशा आंख मूंद के उनकी बात मानता है, बिकॉज एक
सिग्नेचर से ही कैन बी सस्पेंडेड और ही कैन बी ट्रांसफर। बट सिविल अथॉरिटी में वैसा नहीं है। सिविल में जितनी मुझे जानकारी है, एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप किसी भी नीचे रैंक के ऑफिसर को हटाने या सस्पेंड के लिए आपको गवर्नमेंट को लिखना होता है, जितना मुझे पता है। बट पुलिस में वैसा नहीं है। हाँ हाँ, यू आर सेइंग अबाउट इंटरव्यू और रिटन। देखिए, अगर बड़ा वो फैक्चुअल क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, ये बहुत फैक्चुअल है, ये आप सोच नहीं सकते हो सेंटर में। अगर नहीं आता है फैक्चुअल तो बोल दो सॉरी सर हमको याद नहीं है, मतलब उसमें मत सोचने लगना अच्छा सर ये हो सकता है, देन इट्स वेरी बैड इट विल गिव वेरी बैड मैसेज। बट जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, मतलब जैसे मैं पूछूंगा आपसे कि आप ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल कितना मानते हो, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर 1 और 2 नहीं हो सकता। उसमें बोल दोगे नहीं सर मुझे नहीं पता है, तो नॉट वेल टेकन। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया यू मस्ट नो कि अब कितना सक्सेसफुल बताओ, इट्स योर परसेप्शन। बट आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं सर क्या है ऑपरेशन सिंदूर, दिस इज मिनिमम अवेयर। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको कुछ ना कुछ ओपिनियन देना है। बट अगेन जहाँ टेक्निकलिटी आ गई, साइन थीटा बाई कॉस थीटा नहीं पता है, प्लीज़ चुप रहिए। आपसे हम पूछेंगे, कोई केमिस्ट्री के बच्चे भी हैं? अच्छा, आप हाफ पूरा, हाँ, मान लीजिए पूछूंगा बेंजीन का फार्मूला, आप एग्जाम में नहीं सोच पाओगे ना, या तो आता है या नहीं आता है। तो फैक्चुअल चीज़ में यू कैन से सॉरी सर नहीं आता है, सॉरी सर मैं भूल गया हूँ। बट जो योर आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है उसमें आप एकदम नल हो तो ये वेल टेकन नहीं होगा। तो यू हैव टू गिव सम बेसिक रिस्पॉन्स। वी हैव 5 मिनट्स ओनली, अगर कुछ है आपका क्वेरी तो विल टेक। जिनका मॉक इंटरव्यू है प्लीज इफ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज आस्क। करप्शन रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें तो देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन। आपको पहले तो कुछ बेसिक रूल्स भी पते होने। आंसर तो देखिए ऑब्वियसली आंसर तो यही आप बोलिएगा कि वो गलत है, नहीं होना चाहिए, ये सब बोलेंगे। बट डिफरेंस कहाँ आएगा? जहाँ आपको बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन हो। वी आर गाइडेड बाय फलाना रूल, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, दैट इज़ नॉट द ओनली रूल। वी आर गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो है ही हमारा। वी आर गाइडेड बाय आईपीसी, आईपीसी अब चेंज हो गया है, नाम चेंज हो गया। हाँ, कम से कम नाम आप लोग पता रखिए। मैं अगर पूछूंगा आईपीसी का नया नाम क्या है या उसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो ब्लैंक लुक नहीं देना है कि आईपीसी क्या होता है। अंदर का सेक्शन आपको नहीं पता है, नो प्रॉब्लम। बट ये मैं बोला ना, बेसिक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपसे कि आईपीसी का क्या है नया नेम, अब ऐसे ऐसे देखिएगा तो इट्स ठीक है, इट्स ओके। बट मैं पर्सनली बहुत इसको नहीं, आप ये क्योंकि बहुत न्यूज़ में है, इट्स इन न्यूज़। हमारा वो क्रिमिनल लॉ 3 ही है, आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नियम है, क्योंकि नाम बड़ा इन तीनों की तरह प्यारा नाम नहीं है, थोड़ा हिंदी में है तो और वो शुद्ध हिंदी इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट। तो नाम आपको पता, BNSS वो उसको एक बार देख लीजिए। हाँ, ASP, देखिए ये बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। पहली बात तो मैं ये बता दूं, SSP जो है वो SP से सीनियर नहीं होते हैं, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है। मैं समझाता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ। SSP इज़ नॉट सीनियर देन SP, पहले ये समझ लीजिए। जो आदमी, मैं एग्जांपल देता हूँ, आई नो 1 पर्सन जो पहले मान लीजिए धनबाद में SSP थे फॉर एग्जांपल, हो सकता है उनकी अगली पोस्टिंग जो है वो सिमडेगा SP में हो जाएगी। ये भी सेम रैंक है, ये भी सेम रैंक है, ये भी रैंक SP का है, ये भी रैंक। पुलिसिंग में हाँ पैरामिलिट्री में अलग है। इसमें पैरामिलिट्री में SSP का मतलब होता है यहाँ पे 1 अशोक और 2 स्टार। हमारे केस में क्या है, देयर इज 1 रैंक कॉल्ड SP। अब अगर आपकी पोस्टिंग रांची, जमशेदपुर, धनबाद में हुई उस पोस्ट पे, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी पोस्टेड एज SSP, क्योंकि वो पोस्ट SSP उसका टर्मिनोलॉजी है। हो सकता है जो SSP जमशेदपुर है उसकी अगली पोस्टिंग SP पाकुर हो जाए, क्योंकि दोनों रैंक वाइज सेम है। ठीक है, हमारे यहाँ जो रैंक होता है, ऐसे देखिए, व्हेन आप SDPO में ज्वाइन कीजिएगा तो 3 स्टार होता है। उसके बाद नेक्स्ट इज, उसके बाद होता है नहीं, सीनियर DSP में ये नहीं बदलता है। देन यू बिकम्स एडिशनल SP, उसमें 1 अशोक 9 स्टार। देन SP 1 अशोक
1 स्टार। देन 1 साल के लिए फॉर 1 ईयर डीआईजी बनने से पहले हमारा होता है प्रमोशन सीनियर एसपी स्केल में फॉर 1 ईयर 1 अशोक 2 स्टार, डीआईजी में 1 अशोक 3 स्टार जो अभी हमारा है, और फिर आईजी के बाद वो फिर कन्वर्ट हो जाता है सोर्ड में, सोर्ड मतलब तलवार में। तो एसएसपी और एसपी रैंक वाइज दोनों सेम है। प्रीलिम्स पर्सनली आई कंसिडर द टफेस्ट स्टेज इन एनी कम्पिटिटिव एग्जाम, बी इट जेपीएससी, बी इट बीपीएससी और यूपीएससी, प्रीलिम्स, क्योंकि वो बहुत एक तो फैक्चुअल बेस्ड होता है थोड़ा, और रिजेक्शन उसमें बहुत है। क्योंकि बहुत सालों से मैं टच में नहीं हूँ, एग्जैक्ट अभी नहीं बता, कुछ चीज़ें अपने अनुभव से बताता हूँ। फोकस शुड बी ऑलवेज बी करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर करंट अफेयर पढ़े नहीं आया, वो प्रीलिम्स में नहीं आएगा तो मेंस में आएगा, मेंस में नहीं आएगा तो इंटरव्यू में आएगा। कॉन्टेम्पररी अफेयर इज द की, पहली चीज करंट, और उसका बेस्ट सोर्स क्या होगा? न्यूज़पेपर। ओरिजिनल सोर्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप बहुत लेजी हैं, लेथार्जिक हो, नहीं कर पा रहे हो उससे, तब वैसे बच्चों के लिए बनता है साल भर का मैगजीन, 6 महीने का मैगजीन, 2 साल का मैगजीन, वो उस लेजी बच्चों के लिए है जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए। बट अगर समय है, इफ़ यू हैव टाइम, इट डिपेंड्स आपका एग्जाम। अब मान लीजिए 6 महीना बाद एग्जाम है तो आप सब कुछ नहीं कर पाओगे। फोकस ऑन न्यूज़पेपर। अगर किसी के पास 1 साल से ज़्यादा टाइम है तो मैं सजेस्ट करूँगा न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए फॉर नेशनल इशूज़, ठीक है। जो झारखंड स्पेसिफिक है वो तो आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में कवरेज नहीं मिलेगा, बट नेशनल। दूसरा जो फाउंडेशनल बुक है, फाउंडेशनल बुक 10 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, और मेरा मानना है 10 साल बाद भी वही रहेगा। मैं 2010 से 11 में क्वालिफाई किया हूँ, 15 साल हो गए, बट आज भी रेलिवेंसी एनसीईआरटी की उतनी ही है जितनी पहले थी, ठीक है। तो 2 थिंग्स टू बिगिन विथ, फाउंडेशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड सेकेंड करंट अफेयर्स। उसके अलावा आप कहीं यू आर एट सम प्लेस, आप कहीं कोचिंग ज्वाइन किए हो तो ऑब्वियसली यहाँ एक्सपीरियंस एक्सपर्ट टीचर हैं, तो जैसे जैसे आपको वो पढ़ाते हैं यू गो विद दैट। बट मैं नॉर्मली आईटी की तैयारी के लिए बच्चों को बोलता हूँ पढ़ाई से ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट इसको देता हूँ, रिवीजन को। मैं 15-20 सालों से आईटी के लिए मैथ फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मेरा ये सबसे बड़ा अनुभव यही है। आज बच्चे क्लास अटेंड करेंगे, मैथ्स में अगर कोई एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, उनको सब पता होगा, वही टॉपिक पे वही क्वेश्चन उसी बच्चे से 6 महीना बाद पूछो, वो ऐसे वैसे देखेगा। पढ़ना एक चीज़ है, वो तो आप क्लास में हो पढ़ोगे, ये जब तक आप नहीं कीजिएगा कोई फायदा नहीं है पढ़ाई का। एंड इट शुड नॉट बी, दिवाली होली नहीं है कि साल में 2 ही बार करूँगा रिविजन। इट शुड बी इन योर रूटीन, स्पेशली जो अभी प्रीलिम्स मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके रूटीन में होना चाहिए। बार बार डेली 1 घंटा 2 घंटा रिवाइज करना। ट्रस्ट में अभी बहुत बच्चे को लगेगा अरे सर क्या बोल रहे हैं, मैं 2003 से पढ़ा रहा हूँ फ्री टाइम में, मैं 22 साल से पढ़ा रहा हूँ, इससे बड़ा रामबाण मेरे लिए पढ़ाई में कुछ नहीं है। आई थिंक इट्स मेरे लिए अब टाइम चूँकि हो गया, इट्स 2 o'clock, आई हैव टू गो। आई थिंक आई ट्राइड माई बेस्ट टू कैटर योर क्वेश्चन, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस हैं आपको डिस्कशन के लिए, एंड आज के लिए मैं थोड़ा सडन, मेरा गेस्ट अपीयरेंस है, मुझे सडनली बोला गया, मैं सडनली आया, इसलिए हो सकता है मैं भी उतना वेल प्रिपेयर्ड ना रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम है और कभी ऐसा मुझे बोला जाएगा तो आई विल कम अगेन टू डिस्कस विथ यू। आई थिंक आपके लिए फ्रूटफुल रहा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप लोग नेक्स्ट 10 डेज जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं, वो अगले एग्ज़ाम अगले समय के लिए ऑनेस्टी से पढ़ाई कीजिए एकदम। एक होता है कोई आपके अच्छे साथी हैं जिनके साथ तैयारी कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। मुझे बहुत हेल्प किया था, हम लोग 2 लोग रूममेट थे, दिल्ली में पढ़े, 3 साल रहे हम लोग, मतलब उससे अच्छा कुछ नहीं इफ़ यू गेट ए गुड पार्टनर पढ़ने के लिए तो। बट इट्स अदर वे, वो 2 धारी तलवार है। अगर पार्टनर फिर नमूना मिल गया तो आपको नमूना होने में टाइम नहीं लगेगा, पार्टनर अच्छा मिल गया तो वो आपको उसी तरह से इंडक्शन करेगा। चलिए, आई थिंक अगर रह गया है तो हम लोग अगला सेशन रखेंगे, उसमें हम लोग करेंगे, बिकॉज टुडे आई एम स्लाइटली ऑलरेडी इंगेज, कुछ प्लान है, लेट नहीं मैं अफोर्ड कर पाऊँगा। फिर हम लोग किसी और दिन, प्रेफरेबली सैटरडे संडे, वी कैन कीप स्लाइटली लॉन्गर सेशन, ठीक है। थैंक यू। अपना लंच टाइम स्किप करके सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि प्रिया दुबे मैम को जाना पड़ता है, तो आप लोगों को गाइड करता है। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।